Hello student, welcome to GH Study Spot. जैसा कि आप लोग जानते हैं, क्लास 12 के एग्ज़ाम के लिए इस चैनल में आप लोगों को डिफरेंट सब्जेक्ट्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जा रहे हैं और कल आप लोगों का इंग्लिश का एग्ज़ाम है, तो इसलिए आज मैं आप लोगों को इंग्लिश से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रोवाइड करूंगा जो कल के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों का इंग्लिश का एग्ज़ाम 40 मार्क्स का होने वाला है। इस 40 मार्क्स के एग्ज़ाम का मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरह किया गया है कि आपका प्रोज 10 मार्क्स का आएगा, पोइट्री 10 मार्क्स का होगा, ड्रामा या प्ले 5 मार्क्स के होंगे और उसके साथ जो आपका ग्रामर है वो 5 मार्क्स का और आखिरी राइटिंग स्किल उसमें 10 यानी 10 मार्क्स रखा गया है। और आपको इस चीज़ का भी इल्म है कि आप लोगों के प्रोज में 2 प्रोज को ऐड किया गया है। द फर्स्ट वन इज एलिस इन वंडरलैंड डाउन द रैबिट होल बाय लेविस कैरोल और नंबर 2 है 3 क्वेश्चंस बाय लियो टॉल्स्टॉय। अब इस चीज़ को आप लोग ज़रा गौर से समझें कि आप लोगों का इस एग्ज़ाम में MCQ नहीं है बल्कि SAQ है और DTQ है। DTQ को हम लोग LAQ भी बोलते हैं। चलिए आप जानते हैं कि आप लोगों के इस प्रोज से कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं और कितने क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करने हैं। प्रोज से SAQ के 4 क्वेश्चंस आने वाले हैं जिनमें से आपको कोई भी 2 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करनी है। सिमिलरली DTQ से हर प्रोज से आपको एक क्वेश्चन मिलने वाले हैं, उनमें से यानी 2 क्वेश्चंस आपको आएंगे एग्जाम में, आपको कोई भी एक क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करनी है। बिल्कुल इसी अंदाज में आपके जो पोइट्री हैं वो 3 हैं। पहला पोइट्री है हॉक रोस्टिंग बाय टेड ह्यूज, दूसरा है दैट टाइम ऑफ ईयर जिसे हम लोग सोनेट नंबर 73 के नाम से भी जानते हैं, जिसे लिखने वाले हैं विलियम शेक्सपियर, और थर्ड पोएम है ग्रीन हाउस इफेक्ट बाय कार्ल डेनिस। इस पोइट्री से भी आपको SAQ के 4 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं और इनमें से आपको कोई 2 अटेम्प्ट करनी है। ध्यान रहे इस पोइट्री से हर पोइट्री से एक क्वेश्चन तो होगा ही, साथ में किसी एक पोइट्री से 2 क्वेश्चन भी होंगे, यानी सब मिलाकर 4 क्वेश्चन होने वाले हैं। आपको सिर्फ कोई 2 अटेम्प्ट करनी है। और इसमें मज़े की बात यह है कि DTQ से हर पोइट्री से आपके पास 3 क्वेश्चंस आएंगे, आपको कोई एक क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट करनी है। ये ध्यान रहे कि पोइट्री के तीनों पोइट्री से 3 एक करके क्वेश्चन आएंगे, आपको कोई एक अटेम्प्ट करनी है। चलिए आगे चलते हैं। ड्रामा से आपके सिर्फ DTQ आते हैं, SAQ नहीं, वो भी 5 मार्क्स ही होंगे। इसमें से कोई भी आपको 2 क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करनी है और आपके पास 2 क्वेश्चंस के ऑप्शन होंगे, यानी आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चंस आएंगे, आपको कोई भी एक क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करनी है। और साथ ही साथ 5 मार्क्स के नॉन टेक्सचुअल ग्रामर आने वाले हैं, जिसका टॉपिक है जॉइनिंग द सेंटेंसेस, स्प्लिटिंग, नरेशन चेंज और एरर करेक्शन। और उसके बाद आखिरी जो 10 मार्क्स के राइटिंग स्किल है उनमें आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप ऐसे करें या फिर आपको ड्राफ्टिंग ईमेल और उसके साथ ब्लॉग राइटिंग करना होगा। यानी अगर आप सिर्फ ऐसे करते हैं तो आपको उसमें 10 मार्क्स मिलेंगे और ऐसे को आप स्किप करती हैं तो आपको ये दोनों चीज़ करना पड़ेगा। ड्राफ्टिंग ईमेल जो कि 5 मार्क्स के होंगे और उसके साथ ब्लॉग राइटिंग जो कि 5 मार्क्स के होंगे, और आप बगल में उसके वर्ड लिमिट को भी देख सकते हैं, यानी ऐसे आपको 150 वर्ड्स के आसपास लिखनी है और ड्राफ्टिंग और ब्लॉग को 75 वर्ड्स या उसके अंदर लिखनी होगी। इस तरीके से हम लोगों ने अपने पूरे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को समझ लिया है। अब हम लोग चलते हैं एग्जाम में आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है प्रोज सेक्शन से, कि प्रोज में हम लोगों का 2 प्रोज हैं। तो आइए जानते हैं पहला प्रोज जो कि डाउन द रैबिट होल बाय लेविस कैरोल है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट SAQ। उनका जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका व्हाई डिड एलिस थिंक द बुक वॉज यूजलेस। जैसा कि आपको मालूम है कि एलिस अपने सिस्टर के बगल बैठी हुई थी, तो एलिस को
जो कि उसकी बहन एक किताब पढ़ रही थी, तो एलिस को वो बुक यूजलेस क्यों लगा? इस क्वेश्चन का मतलब है कि व्हाई डिड एलिस थिंक द बुक वाज यूजलेस? एलिस को वो किताब अच्छी क्यों नहीं लगी, वो किताब बेकार क्यों लगी? क्वेश्चन नंबर 2, वेयर वाज एलिस सिटिंग एंड हु वाज शी विथ एंड हाउ डिड शी फील दैट डे? एलिस कहाँ बैठी हुई थी, वो किसके साथ बैठी हुई थी, एंड हाउ डिड शी फील दैट डे, वो उस दिन कैसा महसूस कर रही थी? क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज एलिस कंसिडरिंग इन हर ओन माइंड? एलिस उस दिन अपने जहनों में क्या सोच रही थी? नंबर 4, हाउ डिड द रैबिट लुक एंड व्हाट डिड इट से? रैबिट किस तरह का दिख रहा था और उसने क्या कहा था? नंबर 5, वाई डिड एलिस डिसाइड टू फॉलो द रैबिट? एलिस ने रैबिट को फॉलो करने का फैसला क्यों किया? नंबर 6, व्हाट डिड एलिस सी वाइल फॉलिंग डाउन द होल? जब एलिस उस होल से नीचे गिर रही थी तो उसने क्या देखा? नंबर 7, व्हाट डिड एलिस टेक फ्रॉम द सेल्फ? व्हाट वाज रिटन ऑन इट? वाई डिडंट शी ड्रॉप द जार? एलिस उस होल से नीचे गिरने के वक्त उसने सेल्फ से क्या उठाया और उसमें क्या लिखा हुआ था, और एलिस ने उस जार को नीचे ड्रॉप क्यों नहीं किया? क्वेश्चन नंबर 8, एलिस हैड लर्न सेवरल थिंग, व्हाट वर दे? एलिस ने बहुत चीज़ें सीखी थी, वो चीज़ें क्या थी? इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9, विच वर्ड डिड एलिस नॉट अंडरस्टैंड एंड वाई डिड शी अटर देम? वो कौन से वर्ड्स थे जिसे एलिस समझ नहीं पाई थी और उसने उस वर्ड्स को बोला था? क्वेश्चन नंबर 10, विच कंट्री डिड एलिस थिंक शी वुड रीच? एलिस कौन से कंट्री में पहुंचने वाली थी जिसके बारे एलिस सोच रही थी? क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट रॉन्ग वर्ड डिड शी यूज? एलिस ने कौन सा रॉन्ग यानी गलत वर्ड यूज किया था? क्वेश्चन नंबर 12, when Alice felt sleepy, what did she say to herself? And what did she dream about? जब एलिस स्लीपी महसूस कर रही थी, जब एलिस को नींद आ रही थी, तो उसने अपने आप से क्या कहा और वो किस चीज़ की ख्वाब को देख रही थी? क्वेश्चन नंबर 13, who was Dinah and what was she given to eat during tea time? डायना कौन थी और चाय पीने के वक्त डायना को खाने के लिए क्या दिया जाता था? क्वेश्चन नंबर 14, वेयर डिड एलिस लैंड एंड व्हाट वाज हर कंडीशन? एलिस कहाँ गिरी और उनका कंडीशन क्या था? क्वेश्चन नंबर 15, ओ माई ears एंड whisker, who said this and who heard it? ओ माई ears एंड whisker, ये लाइन उस कहानी में किसने कही और इस वर्ड्स को किसने सुना? नंबर 16, what did Alice discover when she found all the doors closed? जब एलिस ने देखा सारे दरवाजे बंद हैं तो एलिस को क्या मिला? क्वेश्चन नंबर 17, where did the small passage lead and how did she pass through it and what did she see? वो स्मॉल पैसेज किस तरफ जा रहा था और वो किस तरीके से वो स्मॉल पैसेज से गुजरी, एंड व्हाट डिड शी सी, और उसने क्या देखा? क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट डिड एलिस डू व्हेन शी रिटर्न टू द टेबल? व्हाई डिड शी डिसाइड टू टेस्ट द बॉटल? ड्रिंक मी, व्हाट डिड इट टेस्ट लाइक? इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जब एलिस टेबल के पास वापस आई तो उसने क्या किया और उसने जिस बोतल में लिखा गया था ड्रिंक में, उसने उसे टेस्ट करने का फैसला क्यों किया और उसका टेस्ट किस तरह का था? क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट हैपेंड आफ्टर एलिस ड्रैंक फ्रॉम द बॉटल? जब एलिस ने उस बॉटल से उस मिक्सचर को पी लिया तो फिर क्या हुआ? क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट हैपेंड व्हेन एलिस प्ले कोरेके एंड हाउ डिड शी पनिश हरसेल्फ? जब एलिस ने कोरेके एक गेम खेला तो उसके साथ क्या हुआ था? एंड हाउ डिड शी पनिश हरसेल्फ? उसने अपने आप को किस तरह पनिश किया? क्वेश्चन नंबर 21,
द लिटिल ग्लास बॉक्स वेयर वॉज इट प्लेस एंड वॉट डिड इट कंटेन। वो छोटी सी ग्लास बॉक्स कहाँ रखी हुई थी और उसके अंदर क्या था। क्वेश्चन नंबर 22, आई डॉट डॉट मीन, हु सेड दिस एंड वॉट डज इट मीन। आई लॉट डॉट मीन, ये बात किसने कही और इस बात का क्या मतलब है। क्वेश्चन नंबर 23, वाई डिड एलिस हैव टाइम टू लुक अराउंड। एलिस के पास आसपास की चीज़ों को देखने का इतना वक्त क्यों था। 24, हाउ डिड एलिस गिव हर सेल्फ एडवाइस एंड हाउ डिड शी स्कोल्ड हर सेल्फ। एलिस ने अपने आप को कौन सा एडवाइस दिया और वो खुद को किस तरह डांटी। नंबर 25, वेयर डिड द रैबिट डिसअपेयर। रैबिट कहाँ गायब हो गया था। क्वेश्चन नंबर 26, वाई डिड शी टेल हर सेल्फ टू स्टॉप क्राइंग। एलिस ने अपने आप को रोना बंद करने के लिए क्यों कहा। क्वेश्चन नंबर 27, वाई वॉज शी फॉन्ड ऑफ प्रिटेंडिंग टू बी टू पीपल। एलिस को दो अलग अलग कैरेक्टर बनने में पसंद क्यों आता था। दो अलग अलग लोग बनने का नाटक करना एलिस को अच्छा क्यों लगता था। क्वेश्चन नंबर 28, आई मस्ट बी शटिंग अप लाइक अ टेलीस्कोप, व्हाट मेड एलिस फील दिस वे। मैं एक टेलीस्कोप की तरह छोटी हो रही हूँ। ये एहसास एलिस को कैसे हुआ, यानी ये एहसास जो है एलिस ने जब ये देखा कि वो अपने आप को वो छोटी हो रही है, तो ये इस तरीके से एलिस को ये एहसास से क्या मिला। वॉट मेड एलिस फील दिस वे। हाउ आई विश आई कुड शट अप लाइक अ टेलीस्कोप, वाई डज शी विश दिस। एलिस टेलीस्कोप की तरह छोटा होना क्यों चाह रही थी। तो ये था हमारा कुछ इंपॉर्टेंट SAQ। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ ब्राउट टाइप क्वेश्चन, डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन जो इस चैप्टर एलिस द वंडरलैंड से लिया गया है। पहला क्वेश्चन जो आपका है वो है क्वेश्चन नंबर 1, ओ डेयर आई शैल बी लेट, हु सेड दिस। डिस्क्राइब हिज अपीयरेंस, व्हाई वाज एलिस क्यूरियस अबाउट हिम। ओ डेयर आई शैल बी लेट, ये सेंटेंस किसने कहा। आप उसके अपीयरेंस को डिस्क्राइब कीजिए और एलिस उसके बारे में जानने के लिए इतनी क्यूरियस क्यों थी। वाई वॉज एलिस क्यूरियस अबाउट हिम। क्वेश्चन नंबर 2, नो आई विल लुक फर्स्ट, हु सेड दिस। वॉट डिड शी वॉन्ट टू सी फर्स्ट एंड वाई डू सच अनप्लेजेंट थिंग हैपन इन चिल्ड्रन लाइफ। नो आई विल लुक फर्स्ट, नहीं मैं पहले देखूंगी, ये बात किसने कही। वॉट डिड शी वॉन्ट टू सी फर्स्ट, वो किस चीज़ को पहले देखना चाहती थी। वाई डू सच अनप्लेजेंट थिंग्स हैपन इन चिल्ड्रन लाइफ, बच्चों की जिंदगी में इस तरह की अनप्लेजेंट चीज़ें क्यों होती हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वॉट हैपेंड व्हेन एलिस जंप डाउन द रैबिट होल, बोथ फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली। जब एलिस उस रैबिट के होल में जंप करती है तो एलिस के साथ फिजिकली और साइकोलॉजिकली क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 4, एलिस टेल हरसेल्फ, कम देयर इज नो यूज इन क्राइंग लाइक दैट, व्हाट डज दिस रिवील अबाउट हर कैरेक्टर। एलिस अपने आप से कहती है कि इस तरीके से रोने से कोई फ़ायदा नहीं। तो ये बात से हमें एलिस के जो कैरेक्टर्स के बारे में क्या समझ में आती हैं। क्वेश्चन 5, सो मेनी आउट ऑफ द वे थिंग्स हैड हैपेंड लेटली, हु सेड दिस एंड व्हाट अनयूजुअल थिंग्स हैड शी एक्सपीरियंस्ड। एलिस के साथ बहुत शॉर्ट वक्त में अलग अलग चीज़ें हो रही थी और बहुत ही आउट ऑफ द वे कुछ चीज़ें बड़ी अलग थी जो एलिस के साथ हो रही थी। हु सेड दिस, ये बात किसने कही, एंड एलिस के साथ वो अनयूजुअल चीज़ें क्या क्या हो रही थी। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ आई विश आई कुड शट अप लाइक अ टेलीस्कोप, व्हाट डिड एलिस फाइंड बिहाइंड द कर्टेन, हाउ डिड शी रिएक्ट, व्हाट डज शी मीन बाय दिस स्टेटमेंट।
काश मैं एक टेलीस्कोप की तरह छोटी हो पाती। What did Alice find behind the curtain? एलिस जो है वो कर्टन के बिहाइंड, पर्दे के पीछे एलिस को क्या मिलता है? How did she react? एलिस कैसा रिएक्ट करती है? एंड what does she mean by this statement? इस कहे गए सेंटेंस में एलिस के कहने का क्या मतलब है? तो इस तरीके से हम लोगों ने फर्स्ट प्रोज यानी एलिस जो हम लोगों ने फर्स्ट प्रोज पढ़ा है, उस फर्स्ट प्रोज में हम लोगों ने फर्स्ट प्रोज के सारे SAQ इंपॉर्टेंट और सारे LAQ इंपॉर्टेंट हमने डिस्कस कर लिए हैं। इस तरीके से अगर आप इस तमाम क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लेते हैं तो ये फर्स्ट चैप्टर से आने वाले क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए, जैसा कि हम लोगों ने फर्स्ट प्रोज के सारे SAQ और सारे LAQ को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और सेकंड प्रोज, इसका नाम है आपका 3 क्वेश्चंस, जिसको लिखने वाले का नाम है लियो टॉल्स्टॉय। आइए उससे कुछ इंपॉर्टेंट SAQ और LAQ को डिस्कस करते हैं। तो इनका जो पहला SAQ है वो है नंबर 1, व्हाट हैपेंड टू द जार? जार के साथ क्या हुआ था, यानी जार के साथ में क्या हुआ जिससे कारण उन्होंने ये 3 सवाल उनके जहन में आए। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वर द 3 क्वेश्चंस? वो 3 क्वेश्चंस क्या थे? नंबर 3, what did the Tsar proclaim throughout his state and why? जार ने अपने पूरे स्टेट में, अपने पूरे राज्य में किस चीज़ का ऐलान करवा दिया और ऐसा उसने क्यों किया? सवाल नंबर 4, what were the answers given by the learned men for the first, second and third question? learned men लोगों ने जार के पहले, दूसरे और तीसरे सवालों का क्या जवाब दिया? क्वेश्चन नंबर 5, वाई डिड द जार रिवॉर्ड नन ऑफ द लर्नेड मैन? जार ने किसी भी पढ़े लिखे लोगों यानी लर्नेड मैन लोगों को उन्होंने इनाम क्यों नहीं दिया? क्वेश्चन नंबर 6, वाई डिड द जार चूज टू आस्क अ हर्मिट? वेयर डिड द हर्मिट लिव एंड हु डिड ही मीट? जार ने हर्मिट से मिलने का फैसला क्यों किया और वो हर्मिट कहाँ रहता था और वो हर्मिट किन लोगों से मिलता था? क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डिड द जार मीट द हर्मिट? वाई डिड ही गो टू सी हिम? डिस्क्राइब द जर्नी। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि वो जार से किस तरह मिला। हाउ डिड द जार मीट द हर्मिट, यानी वो हर्मिट से वो जार किस तरह मिला, एंड आप उसकी पूरे जर्नी को डिस्क्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वाज द हर्मिट डूइंग व्हेन द जार अराइव्ड एंड हाउ डिड ही ग्रीट हिम? जब जार हर्मिट के पास पहुंचा तो जार क्या कर रहा था? जब जार हर्मिट के पास पहुंचा तो हर्मिट क्या कर रहा था और हर्मिट ने जार का किस तरीके से वेलकम किया? क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डिड द हर्मिट रिएक्ट टू द जार्स क्वेश्चंस? डिस्क्राइब द हर्मिट फिजिकली। हर्मिट ने जार के क्वेश्चन को सुनने के बाद किस तरह रिएक्ट किया और हर्मिट को फिजिकली डिस्क्राइब करें, वो दिखने में किस तरह का था उसे आप डिस्क्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ लॉन्ग डिड द जार कंटिन्यू डिगिंग? कितनी देर तक जार जो है वो डिगिंग करता रहा? क्वेश्चन नंबर 11, here comes someone running. Who said this? What condition was the runner in? देखो कोई दौड़ता हुआ यहाँ आ रहा है, ये बात किसने कही और जो दौड़ता हुआ आ रहा था उसका कंडीशन क्या था? क्वेश्चन नंबर 12, what happened when the bearded man arrived? जब वो bearded man आ गया तो क्या हुआ? क्वेश्चन नंबर 13, what did the Tsar notice when he removed the wounded man's clothing and how did he treat the wounded? जब जार ने उस जख्मी इंसान के कपड़े को खोला तो उसने क्या देखा और उसने किस तरीके से उस जख्म की मरहम पट्टी की? क्वेश्चन नंबर 14, why did the Tsar fall asleep? How did he sleep? जार को नींद क्यों आ गई और उसने किस तरह की नींद ली? 15, how did the wounded man ask the Tsar for? Why did the wounded man ask the Tsar for forgiveness?
उस जख्मी इंसान ने जार से माफ़ी क्यों मांगी? 16. What was the bearded man? How was the bearded man wounded? इस क्वेश्चन का मतलब है How was the bearded man wounded? उसकी जख्म की मरहम पट्टी कैसे की गई? क्वेश्चन नंबर 17. What promise did the wounded man make to the Tsar? And what promise did the Tsar make to him? उस जख्मी इंसान ने जार को सर से क्या वादा किया और जार ने उस जख्मी इंसान से क्या वादा किया? क्वेश्चन नंबर 18. You have already been answered. Who said this to whom and why were they pleased? You have already been answered. ये बात किसने कही और किससे कही? And why were they pleased? वो लोग खुश क्यों हुए? क्वेश्चन नंबर 19. What were the final answers given by the hermit to the Tsar? हर्मिट ने जार को वो फाइनल आंसर क्या दिया? इस तरीके से ये 19 क्वेश्चन जो मैंने कहा है आप लोगों से वो SAQ हैं 3 क्वेश्चन से। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन यानी BTQ को देखते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनका जो पहला क्वेश्चन है वो है What were the 3 questions and how did the learned men answer them? वो 3 सवाल क्या थे और लर्नेड मैन लोगों ने इन 3 सवालों के आंसर कैसे दिए? क्वेश्चन नंबर 2. Here comes someone running. Who said this? To whom? And who was running? Describe his condition. How was he treated at hermit's cottage? Here comes someone running. देखो कोई वहाँ कोई दौड़ता हुआ आ रहा है। ये बात किसने कही? किससे कही? वो दौड़ता हुआ कौन आ रहा था? उसके कंडीशन को डिस्क्राइब करनी है और हर्मिट्स के कॉटेज में उसकी मरहम पट्टी किस तरह की गई? क्वेश्चन नंबर 3. You are tired. Who said this to whom? And why did the speaker come to the listener? Why did the speaker offer to help? How was he benefited by this? You are tired. आप बहुत थक गए हो। ये बात किसने किससे कही? और स्पीकर जो कहने वाला है वो लिसनर के पास क्यों आया था? Why did the speaker offer to help? यहाँ जो स्पीकर है उसने मदद करने की ऑफर क्यों की और किस तरीके से उसे ये करने से उसे फ़ायदा हुआ? क्वेश्चन नंबर 4. You have already been answered. Who said this? To whom? When? In what way had the Tsar already received the answer? You have already been answered. ये बात किसने कही, किससे कही और कब कही और किस तरीके से जार को आंसर यानी जवाब मिल चुका था? क्वेश्चन नंबर 5. Forgive me. Who said this? To whom? Why? How did the Tsar forgive him? What promise was made? मुझे माफ़ कर दो। ये बात किसने कही, किससे कही और क्यों कही? एंड जार ने उसे माफ़ क्यों किया और उससे उन्होंने जार ने क्या क्या वादे किए हैं? इस तरीके से हम लोगों ने प्रोस के भी 3 क्वेश्चंस के LAQ को हम लोगों ने कंप्लीट किया है। अब हम लोग आगे चलते हैं। इसका जो नेक्स्ट सेक्शन हमारा है वो है पोइट्री। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि पोइट्री में आप लोगों के पास 3 पोइट्री हैं और पोइट्री को अगर आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं इसके SAQ और LAQ को तो आपको तमाम जो बातें हैं, तमाम जो क्वेश्चंस हैं वो एग्ज़ाम में आप करने के लायक हो जाएंगे। चलिए आते हैं। इनका जो फर्स्ट पोएम है वो है हॉक रोस्टिंग। हॉक रोस्टिंग जो पोएम हमारा है, आइए इसको डिस्कस करते हैं। इनका जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका व्हाट थीम डज द पोएम एक्सप्लोर? ये पोएम किस टॉपिक के बारे में है? क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट डज द हॉक सिंबलाइज? हॉक किस चीज़ की निशानी है? क्वेश्चन नंबर 3. हु इज द स्पीकर? व्हाट काइंड ऑफ पोएम इट इज? इस सवाल का मतलब है आपका बोलने वाला कौन है और ये कैसी पोएम है? इस तरीके से सवाल नंबर 4. व्हाट एडवांटेजेस डज द हॉक हैव? हॉक के पास कुदरत की तरफ से ऐसी कौन सी खूबियाँ या फ़ायदे हैं जो उसे एक पावरफुल शिकारी बनाते हैं? मैंने इस सवाल को थोड़ा एक्सप्लेन किया है। क्वेश्चन नंबर 5. आई सिट इन द टॉप ऑफ द वुड.
हु इज आई, व्हाट डज दिस लाइन इंडिकेट। इस लाइन में आई वर्ड किसके लिए है और पेड़ की सबसे ऊंची चोटी पर बैठना उसके दबदबे के बारे में क्या बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मीनिंग ऑफ नो फॉल्सिफाइंग ड्रीम। इसका सिंपल मतलब क्या है। हॉक ये क्यों कह रहा है कि वो कोई झूठे या धोखे वाले सपने नहीं देखता। क्वेश्चन नंबर 7, मीनिंग ऑफ कन्वीनियंस ऑफ द हाई ट्री। कन्वीनियंस मतलब आराम। ऊंचे पेड़ हॉक के शिकार करने और रहने के तरीके को कैसे आसान बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मीनिंग ऑफ एयर बायोंसी एंड सन्स रेज। हाउ डज बायोंसी हेल्प द हॉक। इस सवाल का मतलब है हॉक का हवा का उछाल और सूरज की किरणें का क्या मतलब है और हवा की ये ताकत जो है वो हॉक को कैसे मदद करती है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया नाउ आई होल्ड क्रिएशन इन माई फुट। इस सवाल का मतलब है, इस लाइन का मतलब है कि हॉक को ऐसा क्यों लगता है कि पूरी दुनिया उसके पंजों के नीचे है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है आई किल वेयर आई प्लीज। इसका मतलब है, इस सवाल में आपको उसका मतलब लिखना है। ध्यान रहे जहां पर ये वर्ड आ रहा है मीनिंग मतलब इस वर्ड का इस लाइन का क्या मतलब है। आई किल वेयर आई प्लीज, ये लाइन हॉक की आज़ादी और उसकी मर्जी के बारे में क्या दिखाती है। क्वेश्चन नंबर 11, देयर इज नो सोफिस्ट्री इन माई बॉडी, वाई डज द हॉक से दिस। सोफिस्ट्री मतलब दिखावा या झूठी बातें। हॉक ऐसा क्यों कहता है कि वो बिल्कुल साफ और सीधा है, उसमें कोई चालाकी नहीं। क्वेश्चन नंबर 12, मीनिंग ऑफ द अलॉटमेंट ऑफ डेथ। इस फ्रेज का मतलब क्या है। हॉक मौत को कैसे अलॉट करता है या यहाँ पर जो हॉक है वो मौत को कैसे अलॉट करता है ये आपको पता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है माई आई हैज परमिटेड नो चेंज, व्हाट डज दिस शो अबाउट हिज बिलीव और कंट्रोल। इस सवाल का मतलब है कि हॉक को ऐसा क्यों लगता है कि उसकी मर्जी के बिना दुनिया में कुछ नहीं बदला। इससे उसके कंट्रोल का क्या पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 14, मीनिंग ऑफ द सन इज बिहाइंड मी। इस सवाल का मतलब है सूरज का उसके पीछे होने का क्या मतलब है। क्या वो खुद को सूरज से भी बड़ा समझ रहा है। क्वेश्चन नंबर 15, नथिंग हैज चेंज सिंस आई बिगन। मीनिंग, आपको इस सवाल का लिखना है मीनिंग, इस लाइन का मतलब क्या है। तो सवाल में कहा गया है कि हॉक ये क्यों मान रहा है कि उसके आने से अब तक सब कुछ उसके ही हिसाब से चल रहा है। 16, मीनिंग ऑफ नो आर्ग्यूमेंट असर्ट्स माई राइट। हॉक को अपनी ताकत या अपने हक को साबित करने के लिए किसी दलील या बहस की ज़रूरत क्यों नहीं है। इस तरीके से हम लोगों ने इसका SAQ भी कवर किया है। अब चलते हैं इसके BTQ की तरफ। इनका जो पहला क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ द टाइटल हॉक रोस्टिंग। इस पोएम के टाइटल हॉक रोस्टिंग का मतलब क्या है और ये नाम इस कहानी और पोएम के लिए क्यों सही है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई कैन द पोएम बी रिगार्डेड एज अ परफेक्ट ड्रामेटिक मोनोलॉग। एक ड्रामेटिक मोनोलॉग वो होता है जहां एक कैरेक्टर बोल रहा हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि इस पोएम को एक परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग क्यों माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है हेयर इज द वर्ड क्रिएशन यूज्ड इन डिफरेंट सेंसेस, व्हाट डज इट शो अबाउट द हॉक्स नेचर। इस पोएम में क्रिएशन वर्ड को किन अलग अलग तरीकों से यूज किया गया है और ये वर्ड हमें हॉक के बिहेवियर और उसकी फितरत के बारे में क्या बताता है। क्या वो खुद को पूरी दुनिया का मालिक समझ बैठा है, इसे एक्सप्लेन करनी है। तो इस तरीके से हम लोगों ने हॉक
रोस्टिंग के सारे SAQ और LAQ को हम लोगों ने कवर किया है। अब चलें सेकंड जो पोएम हमारा है सोनेट नंबर 73, जिसे हम लोग दैट टाइम ऑफ ईयर से भी जानते हैं। इनका जो पहला SAQ है वो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, दैट टाइम ऑफ ईयर दो मिस्ट इन मी बीहोल्ड, इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का क्या मतलब है? पोएट अपनी उम्र की तुलना साल के किस मौसम से कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 2, येलो लीव्स और नन और फ्यू, व्हाट डज येलो लीव मीन हियर? यहाँ येलो रंग का क्या दिखाता है? क्या ये बुढ़ापे या पतझड़ की निशानी है? क्वेश्चन नंबर 3, मीनिंग ऑफ बेयर रुइन क्वायर्स, इस फ्रेज का क्या मतलब है? पोएट ने खाली पेड़ की टहनियों को टूटे हुए चर्च से क्यों कंपेयर किया है? क्वेश्चन नंबर 4, ग्लोइंग ऑफ सच फायर, इसका आपको लिखना है मीनिंग। इसका क्या मतलब है? पोएट अपनी बची कुची जिंदगी को बुझती हुई आग से कैसे जोड़ रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 में आता है, व्हाट डज डेथ्स सेकंड सेल्फ सजेस्ट, मौत का दूसरा रूप किसे कहा गया है? क्या ये नींद है या रात का अंधेरा? क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 6 में आया है, डेथ बेड वेयर ऑन इट मस्ट एक्सपायर, व्हाट डज इट रिफर टू? यहाँ इट किस चीज़ के लिए यूज हुआ है? वो क्या चीज़ है जो मौत के बिस्तर पर ख़त्म होने वाली है? क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है, आफ्टर सनसेट फेडिथ इन द वेस्ट, व्हाट डज सनसेट इंडिकेट, व्हाट डज फेडिथ सजेस्ट? इसका मतलब है सूरज का डूबना क्या दिखाता है और फेडेड वर्ड जिंदगी के खत्म होने के बारे में क्या बताता है? क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है, कंज्यूम्ड विद दैट विच इट वाज नरिश्ड बाय, मीनिंग इसका क्या मतलब है कि जो चीज़ हमें ज़िंदगी देती है वही हमें ख़त्म भी कर देती है। क्वेश्चन नंबर 9, ब्लैक नाइट, मीनिंग काली रात यहाँ किस चीज़ का सिंबल है? क्या ये मौत को दिखा रही है? क्वेश्चन नंबर 10, दिस डॉग परसीवेस्ट, मीनिंग व्हाट डज इट रिफर टू, तुम ये देख रहे हो, इसका क्या मतलब है? पोएट अपने दोस्त को क्या दिखाने के लिए कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ सोनेट 73? इसका मतलब है इस पूरी पोएम का मेन टॉपिक या मेन मैसेज क्या है? क्या ये पोएम बुढ़ापे, मौत और प्यार के बारे में है? इस तरीके से हम लोगों ने सोनेट नंबर 73 के इम्पॉर्टेंट SAQ को कवर किया। चलिए आगे चलते हैं और इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है BTQ, उसे हम लोग देखते हैं। सबसे जो पहला क्वेश्चन हमारे पास है BTQ के लिए सोनेट 73 से, वो ये है, एक्सप्लेन हाउ द सोनेट फॉर्म हेल्प्स एक्सप्लेन द थीम इन द सोनेट नंबर 73। सोनेट का जो स्ट्रक्चर होता है, लाइंस का स्टाइल मतलब, वो इस पोएम के मैसेज को समझाने में कैसे मदद करता है? क्वेश्चन नंबर 2 जो यहाँ दिया गया है वो है आपका, इन व्हाट वे डज शेक्सपियर प्रेजेंट द आइडिया ऑफ एजिंग एंड द नियरनेस ऑफ डेथ? जिसका मतलब है शेक्सपियर ने बुढ़ापे और मौत के करीब होने की बात को किन एग्जाम्पल्स के जरिया समझाया है? तो इस तरीके से हम लोगों ने सोनेट नंबर 73 का भी सारे SAQ और LAQ को हम लोगों ने कवर किया है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका जो आखिरी पोएम है वो है द ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो कि SAQ के पहले डिस्कस करते हैं। तो इनका जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है SAQ के लिए वो हमारा आता है, व्हाट डज द पोएट मीन बाय ग्रेजुअल वार्मिंग ट्रेंड? इसका सिंपल मतलब है पोएट का ग्रेजुअल वार्मिंग ट्रेंड से क्या मतलब है? क्या वो धीरे धीरे बढ़ती गर्मी या ग्लोबल वार्मिंग की बात कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर ग्रीन बेल्ट्स एंड वेयर विल दे शिफ्ट? ग्रीन बेल्ट्स क्या होते हैं और गर्मी बढ़ने की वजह से वो कहाँ मूव या शिफ्ट हो जाएंगे? क्वेश्चन नंबर 3, मीनिंग ऑफ स्कॉचिंग प्लेन्स व्हेन डस्ट, झुलसती हुई ज़मीन, तेज़ हवा और धूल,
इस फ्रेज से पोएट दुनिया की हालात को कैसे दिखा रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है व्हाट डज द फ्रेज ग्रेट पावर्स रिफर टू? इस सवाल का मतलब है यहाँ ग्रेट पावर किन लोगों या किन ताकतवर कंट्रीज के लिए यूज किया गया है? क्वेश्चन नंबर 5 मीनिंग ऑफ प्ले देम अगेंस्ट ईच अदर, व्हाट हैपेंस इफ वी डू दिस? इसका मतलब है एक दूसरे के खिलाफ भड़काना। इसका क्या मतलब है और अगर देश ऐसे करें तो क्या नुकसान होगा? मतलब ये है कि सवाल में कहा गया है प्ले देम अगेंस्ट ईच अदर, जिसका सिंपल मतलब होता है एक दूसरे के खिलाफ भड़काना। तो क्वेश्चन में कहा गया व्हाट हैपन इफ वी डू दिस, यानी अगर देश ऐसे करेंगे तो इसका क्या नुकसान होगा? क्वेश्चन नंबर 6 मीनिंग ऑफ गुड टिलेबल लैंड, व्हाई विल लैंड बिकम वैल्यूएबल? क्वेश्चन नंबर 6 का मतलब है शहरों यानी सिटीज में रहने क्वेश्चन नंबर 6 का मतलब है खेती के लायक अच्छी ज़मीन। इसका एक बार फिर से सवाल नंबर 6 पढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है मीनिंग ऑफ गुड टिलेबल लैंड, व्हाई विल लैंड बिकम वैल्यूएबल? इस लाइन का क्या मतलब है और आगे चलकर ज़मीन इतनी कीमती क्यों हो जाएगी? क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है व्हाट विल हैपन टू पीपल लिविंग इन द सिटी? शहरों में रहने वाले लोगों का क्या हाल होगा जब इन्वायरमेंट बदलेगा? क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है हाउ विल द एल्म एंड ओक बी रिप्लेस्ड एंड व्हाई? एल्म और ओक जैसे पेड़ों की जगह दूसरे पेड़ क्यों आ जाएंगे? इस बदलाव की वजह क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 9 व्हाट विल पीपल हैव टू डू एवरी वीक आफ्टर द वर्क एंड व्हाई? काम के बाद हर हफ्ते लोगों को क्या एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी और क्यों? क्वेश्चन नंबर 10 व्हाट विल हैपन टू द टैक्स सिस्टम, हाउ विल इट अफेक्ट पीपल? टैक्स देने के सिस्टम में क्या बदलाव आएगा और इसका आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा? क्वेश्चन नंबर 11 मीनिंग ऑफ टक पॉइंट चिमनी, चिमनी को रिपेयर करना या टक पॉइंट करने का क्या मतलब है इस कॉन्टेक्स्ट में? क्वेश्चन नंबर इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है व्हाट वार्निंग डज द पोएट गिव इन द लाइन अबाउट शी गेजिंग इन द स्क्वायर? इस लाइन के जरिए पोएट क्या वार्निंग दे रहा है? वो लड़की जो स्क्वायर में देख रही है वो क्या दृष्टि है, मतलब वहाँ का सीन क्या है? क्वेश्चन नंबर इस तरीके से 13 पे आते हैं। 13 में कहा गया है वी हैव लॉस्ट आवर हाई प्लेसेस टू स्ट्रेंजर्स, मीनिंग हमें अपनी ऊंची जगह अजनबियों को दे देनी होगी। इस लाइन का मतलब क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है विद लिटिल एफर्ट द कंट्री विल गो ऑन, व्हाट आइडिया इज एक्सप्रेस? पोएट इस लाइन से क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 व्हाट विल कोरियन आर्मेडस डू? कोरियन आर्मेडस क्या करेंगे, उनका रोल क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है लेट देम हैव अ लिटिल टाइम इन द सन, मीनिंग उन्हें थोड़ा वक्त सूरज में बिताने दो। ये है इस फ्रेज का मतलब। इसका सिंबॉलिक मतलब क्या है? और आखिरी सवाल ऐसे क्यों का क्वेश्चन नंबर 17 व्हाट वर्ड हिंट फ्रॉम आर्कटिक ऑन द रेडियो? रेडियो पर आर्कटिक से क्या हिंट्स या संकेत मिल रहे हैं? क्या ये बर्फ पिघलने की खबर है? इस तरीके से आखिरी जो इनका BTQ बच गया है, 2 क्वेश्चंस मैंने दिया है। आइए उन 2 क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट फ्यूचर इवेंट डज कार्ल डेनिस प्रेडिक्ट इन दिस पोएम? इस सवाल का मतलब है पोएट कार्ल डेनिस ने आने वाले वक्त के लिए कौन सी प्रेडिक्शन की है, आने वाले वक्त में क्या होगा उनके बारे में कार्ल डेनिस ने क्या बताया है? और क्वेश्चन नंबर जो 2 दिया गया है वो है राइट अ शॉर्ट समरी एंड द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, यानी इस पूरी पोएम की एक छोटी सी समरी लिखें और बताएं कि इसका मेन मैसेज क्या है। तो आइए हम लोग आते हैं इसके आखिरी जो ड्रामा है जिनका नाम है आपका राइडर टू द सी, उसे कंप्लीट करते हैं। इनके जैसे कि मैंने पहले बताया आप लोगों को कि इस ड्रामे से सिर्फ LAQ
ही क्वेश्चन आएंगे, इससे आपका SAQ नहीं आएगा। इसमें मैंने कुछ सवाल रखे हैं जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग चूज कर पहला क्वेश्चन समझते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन व्हाई राइडर्स टू द सी इज रिगार्डेड एज वन एक्ट प्ले, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल। इसका मतलब होता है इस ड्रामे को वन एक्ट प्ले क्यों कहा जाता है और इसका जो नाम है राइडर टू द सी उसका ये इंपॉर्टेंस क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है, डिस्क्राइब the nature of the struggle between the mother and the sea. Do you think the struggle is justified? इस कहानी में माँ यानी मोरिया, मदर यानी मोरिया और समुद्र के बीच की लड़ाई कैसी है? क्या आपको लगता है कि लड़ाई जायज़ यानी जस्टिफाइड है? क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है, एनालाइज द कैरेक्टर मोरिया, कैथलीन, नोरा, बार्टली एंड ब्रीफली द यंग प्रीस्ट। इसका मतलब है कि इन सम कैरेक्टर्स की खूबियाँ और उनके रोल समझाएं। मोरिया, उसकी बेटियाँ, उसका बेटा बार्टली और वो यंग प्रीस्ट। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है, इफ़ इट वॉज 100 horses, what is the price of a son? Who said this? Who is you? Why were these words spoken? जो फ्रेज दिखा गया है, इफ़ इट वॉज 100 horses, what is the price of a son? तो यहाँ पर ये किसने कहा, किससे कहा और ऐसा कहने की वजह क्या थी। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, he is gone now and when the black night is falling I have no son left. Who is the speaker? Who is he? Why does the speaker this say this? इसका जो फ्रेज का जो मतलब है वो अब चला गया है और जब काली रात आएगी तो मेरा कोई बेटा नहीं बचेगा। इस लाइन को कहने वाला स्पीकर कौन है, ही किसके लिए यूज़ हुआ है और स्पीकर ने ऐसे दुख में क्यों कहा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 में आपका आता है, आई हैव नो कॉल नाउ टू बी गोइंग डाउन एंड गेटिंग हॉली वाटर। हु इज़ द स्पीकर? वॉट इज़ हॉली वाटर एंड वॉट इज़ समहन? वाई डज शी से दिस? इस फ्रेज में जो कहा गया है इसका मतलब है अब मुझे हॉली वाटर लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस फ्रेज को कहने वाले स्पीकर कौन हैं? हॉली वाटर और समहन क्या होते हैं? उसने ऐसा क्यों कहा? इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7, आई हैव सीन द फेयरफुलेस्ट थिंग। हु इज़ द स्पीकर? हु इज़ ब्राइड डारा एंड वॉट वॉज द स्पीकर सीन? हाउ इज़ इट कनेक्टेड टू द ब्राइड डारा? इस सवाल का मतलब है मैंने सबसे डरावनी चीज़ देखी है। इस फ्रेज का मतलब है कि मैंने सबसे डरावनी चीज़ देखी है। स्पीकर, इस फ्रेज का स्पीकर कौन है? ब्राइड डारा कौन है? स्पीकर ने ऐसा क्या देखा जिसका कनेक्शन ब्राइड डारा से है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 की तरफ आते हैं। 8 में कहा गया है, नो मैन एट ऑल कैन बी लिविंग फॉर एवर एंड वी मस्ट बी सेटिस्फाइड। हु इज़ द स्पीकर? When were the words said? Why? इस फ्रेज का मतलब है कोई भी आदमी हमेशा जिंदा नहीं रह सकता और हमें इसी में सब्र करना चाहिए। ये किसने, कब और क्यों कहा। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। 9 में कहा गया है, दे आर ऑल गॉन नाउ एंड देयर इज नथिंग मोर द सी कैन डू टू मी। हु इज द स्पीकर? Who are they? What does the word gone mean? Why can the sea cause no more damage? ऊपर क्वेश्चन नंबर 9 के लिखे गए फ्रेज का मतलब है वो सब चले गए हैं, अब समुंदर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस फ्रेज को कहने वाले स्पीकर कौन हैं? दे से यहाँ क्या कौन लोग हैं? गॉन या का यहाँ क्या मतलब है और अब समुंदर उसे और दुख क्यों नहीं दे सकता। तो इस तरीके से हम लोगों ने सारे प्रोज, सारे पोइट्री और ड्रामा का हम लोगों ने सारा SAQ और LAQ को डिस्कस कर लिया है और सारे क्वेश्चंस के मैंने आपको मीनिंग भी समझा दिए हैं। अगर आप इन तमाम क्वेश्चंस को अच्छे से करके जाते हैं अपने एग्ज़ाम में तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो आइए अब हम लोग चलते हैं अपने अगले फेज की तरफ। इसमें हम लोग अब
ग्रामर और राइटिंग स्किल के इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो ग्रामर के लिए मैंने यहाँ कोई भी क्वेश्चंस नहीं दिया है, नो स्पेसिफिक लिस्ट ऑफ क्वेश्चन। इसका मतलब ये है कि आपको मैं एडवाइस कर रहा हूँ कि आप अपने टेक्स्ट बुक्स, क्वेश्चन बंच और ABTA के टेस्ट पेपर से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ग्रामर्स रूल्स को एक बार अच्छे से आप लोगों को देख लेना है ताकि आप एग्ज़ाम में उसे कर पाएँ। चलिए मैं अब लेके चलता हूँ आपको राइटिंग स्किल की तरफ। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि आपको ये कोशिश करनी है कि एग्ज़ाम में ईमेल और ब्लॉक करनी है और ऐसे को स्किप करना है। अगर ऐसा पॉसिबल है तो आप करें, क्योंकि ऐसे में आप लोगों को शायद फुल मार्क्स ना मिल पाए, लेकिन ईमेल और ब्लॉगिंग में एटलीस्ट उनके फॉर्मेट पे कुछ मार्क्स होता है। अगर जो इस ऐसे को आपने याद किया है एग्ज़ाम में वो आ जाए तो आप ऐसे ही करें, लेकिन अगर ऐसे का टॉपिक आपके नॉलेज में नहीं है तो आप ईमेल और ब्लॉगिंग को एग्ज़ाम में करें। तो आइए मैं कुछ आपको यहाँ पर ईमेल राइटिंग के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक देता हूँ, आप इसे एक बार अच्छे से घर में प्रैक्टिस कर लें। इनका जो पहला है आपका रिफंड रिक्वेस्ट फॉर अ फेल्ड ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। नंबर 2 रखा है मैंने रिक्वेस्ट फॉर हेल्प रिगार्डिंग अ रॉन्ग UPI पेमेंट। नंबर 3 है आपका रिक्वेस्ट फॉर परमिशन टू कंडक्ट क्लीननेस ड्राइव अवेयरनेस प्रोग्राम। इस तरीके से नंबर 4 रखा गया है अपॉलॉजी फॉर लेट सबमिशन ऑफ अ प्रोजेक्ट। नंबर 5 है आपका कंप्लेंट रिगार्डिंग लैक ऑफ एडिक्वेट बुक्स इन द लाइब्रेरी। नंबर 6 एप्लीकेशन फॉर अ डुप्लीकेट मार्कशीट। नंबर 7 invitation to a guest speaker for a school event. Number 8 application for the grant of a scholarship. Number 9 request for extra classes for the board exam. Number 10 complaint or report regarding ragging. Number 11 tree plantation. Number 12 application for leave of absence. Number 13 request for an educational loan. तो इस तरीके से ये 13 टॉपिक को आप लोग ईमेल राइटिंग के लिए अच्छे से एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और आखिरी हम लोग आते हैं ब्लॉग राइटिंग के लिए। मैंने कुछ लिस्ट यहाँ दिया है, वो भी एक बार आप लोग देख लीजिएगा। नंबर 1 में दिया गया है इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। नंबर 2 है एक्सपीरियंस ऑफ विजिटिंग अ प्लेस, एग्जाम्पल दार्जिलिंग, पूरी, दीघा एंड सो ऑन। क्वेश्चन नंबर 3 है इंपॉर्टेंट ऑफ सोशल मीडिया ऑन टीन एजर्स, ब्लेसिंग्स और कर्स। नंबर 4 माई ड्रीम करियर एंड हाउ आई प्लान टू अचीव इट। नंबर 5 प्रोडक्टिव टिप्स फॉर स्टूडेंट टू अचीव सक्सेस। नंबर 6 है इंडियन गोल्डन गर्ल्स, प्राइड ऑफ द नेशन। आप इसी के साथ प्रिपेयर फॉर द बॉयज एज वेल। क्वेश्चन नंबर आपका 7 दिया गया है द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, ये टॉपिक है। टॉपिक नंबर 8 में है स्मार्ट स्टडी और वर्सेस हार्ड स्टडी। नंबर 9 करियर अपॉर्चुनिटीज आफ्टर क्लास 12। नंबर 10 साइबर सिक्योरिटी। नंबर 11 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, शॉर्ट में कहते हैं इसे हम लोग AI, पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट। और नंबर 12 है आपका डिजिटल इंडिया। ये तमाम टॉपिक को आप लोगों को ब्लॉग राइटिंग के लिए प्रिपेयर कर लेनी है। राइटिंग स्किल में मैंने आपको ईमेल राइटिंग और ब्लॉग राइटिंग के लिए जो मैंने बताया है, मैं उम्मीद करता हूँ एग्ज़ाम में इसी टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने इंग्लिश के पूरे कंप्लीट सजेशंस को, प्रोज, पोइट्री, ड्रामा, राइटिंग स्किल, तमाम चीज़ों को हम लोगों ने कवर किया है। तो आप लोग, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है, उसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारे इस चैनल पे आते रहते हैं, इसे सब्सक्राइब करना है और याद रहे इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।